नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। ईरान के सख्त रुख के आगे आखिरकार अमेरिका को झुकना ही पड़ा है। ईरान से जंग में मात खाने के बाद ट्रंप एक बार फिर समझौते की मेज पर लौट आए। जानकार इसे ईरान की बड़ी रणनीतिक जीत मान रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को ऐसा कड़ा सबक सिखाया कि ट्रंप अब दोबारा युद्ध का जोखिम उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे और इसी का नतीजा है कि अब मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कैसे अब मिडिल ईस्ट का ये तनाव खत्म होता है तो दुनिया को भी एक तरह से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है, ऐसी उम्मीद वो जता रहे हैं। क्या वजह है और क्या इसके प्रभाव होंगे, करेंगे चर्चा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का दावा करने वाले अमेरिका को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। जी हां, जिस ईरान को मिटाने की धमकियां दी जा रही थी, आज उसी ईरान से मात खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से समझौते की मेज पर लौट आए हैं। इसे कहते हैं कि वक्त का पलट जाना। महाशक्ति होने का अहंकार पालने वाले ट्रंप आज बेचारे की भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को ऐसा गहरा घाव दे दिया जिसकी टीस ट्रंप को लंबे समय तक याद रहने वाली है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। पश्चिमी मीडिया सोर्सेज के आधार पर आखिर क्या सामने आया है। दरअसल अमेरिका और ईरान की अगर बात करें तो इसके बीच में जो पिछले काफी लंबे वक्त से तनाव था, अब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर 60 दिन और बढ़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत शुरू करने पर सहमति हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग बगैर रोक टोक एक तरह से होती रहेगी। ईरान को 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट से सभी माइंस हटानी होंगी। गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिकी नेवल ब्लॉकेट भी हटा दिया जाएगा। वहीं एमओयू पर ट्रंप की मंजूरी अभी मिलनी बाकी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप या ईरान की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो पुख्ता दावे किए जा रहे हैं वो तो यही दर्शाते हैं। युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिकी रणनीतिकार अब शांति की भाषा बोलने लगे हैं। समझिए, ये सीधे सीधे इस बात के बड़े संकेत और बड़े सबूत है कि ईरान की ताकत के सामने ट्रंप की एक चलती हुई नजर नहीं आती और उन्हें मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ट्रंप के इस यू टर्न के बाद अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सालों से सुलग रहे मिडिल ईस्ट में जल्द ही शांति की बहाली होगी। जब युद्ध भड़काने वाला सुपर पावर ही समझौते की राह पकड़ ले तो तनाव का कम होना लाजमी है। अब ईरान ने यह तो साबित कर दिया कि शांति केवल दबाव से नहीं बल्कि बराबरी और ताकत के संतुलन से आती है, और यही बात एक तरह से ईरान समझाने में सफल हो चुका है। अब ऐसे में बड़े सवाल, क्या ईरान युद्ध में ट्रंप हारने की कगार पर पहुंच गए? क्या अमेरिका जंग में इतना परेशान हो चुका है कि किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है? और पहले दौर की हार के बाद अमेरिका जंग का दूसरा दौर भी शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल सुशील पठानिया जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ अमेरिका से भू राजनीतिक विशेषज्ञ पूर्णिमा नाथ जी कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं वो कई बड़ी तस्वीर यहाँ पर जरूर दर्शाती हैं। हिमांशु सिंह जी, आप ही से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। क्या ये शांति की पहल की तरफ एक बड़ा सकारात्मक कदम है? आप इसे मान रही हैं जो सीज फायर एक्सटेंशन हुआ, ये पॉजिटिव संकेत देता है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव संकेत देता है, लेकिन इसमें भी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। देखिए, अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और फुटबॉल जो है वो बहुत बड़ी एक चीज है जिससे बहुत पैसा आता है, और जिसमें कनाडा, अमेरिका और एक और देश शामिल, शायद मैक्सिको शामिल है। तो उस समय अगर युद्ध होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, देखिए, बहुत लंबे समय तक ये युद्ध में रहे हैं और इनको दोनों को समझ में आ गया है यानी कि हिमांशु जी कि अगर ये सीज फायर है तो इसमें भी कमर्शियल बेनिफिट देख रहे हैं ट्रंप, क्या इसको यूं माना जाए? डेफिनेटली। देखिए, अभी इतने समय से इन दोनों को बहुत क्लियर हो गई हैं चीजें कि पूर्ण युद्ध ना ईरान जीत सकता है ना अमेरिका, और ये अधूरी अधूरी जीत को पूरी जीत बता रहे हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेशर टैक्टिक्स होती है कि हम दबाव में रखें, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं दबाव में रखने की। लेकिन अब ये जो 60 दिन है, ये चाहेंगे कि जितना पैसा वैसा इस समय ये बना सके फुटबॉल के मैचेस से,
वो बना लें, उसके बाद ये वापस इसी मुद्दे पे आ जाएँगे, कोई परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये राहत की बात है और देखिए पिज़ेशकियान साहब ने कहा है कि वो इस चीज़ को कोई भी दबाव में आकर वो समझौते को नहीं मानेंगे। लेकिन अभी कुछ और वार्ता की जो संभावना है जिसमें कि शायद से पाकिस्तान से जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो भी यूएस जाने के चांसेस हैं। मिस्र और ये बाकी लोग लगे हुए हैं। डेफ़िनेटली एक संभावना दिख रही है, लेकिन इनका हर जो मुद्दा है, वो पैसे पे आके खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं हम्म। शायद हमें जब फुटबॉल और ये सब का पैसा ये समेट लेंगे, उसके बाद फिर कुछ और देखने को मिलेगा। जी। देखिए ये अपने जैसे अगर भारत में बात की जाए तो कहा जाता है कि एक बनिया बुद्धि वो हर लिहाज से अपना फायदा देखता है। ये कहा जाए कि आपदा में भी अवसर तलाशने की कोशिश है। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लग रहा है यूएसए के बनिया बन चुके हैं, जहाँ पे युद्ध हो, कोई क्राइसिस हो, कोई पॉजिटिव हो, हर चीज़ में बस वो अपना फायदा देखते हैं। और मुझे लगता है ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पूर्णिमा नाथ जी बताएंगे। पूर्णिमा नाथ जी, देखिए एक बहुत अच्छा कदम है कि कहीं ना कहीं सीज फायर को लेकर जो युद्ध की या ललकारने की बात करते थे, अब वो कहीं ना कहीं शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े इतने आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। आखिर ये बदला बदला सा जनाब का रुख जो है, रूप, उसके पीछे वजह क्या है? फॉर हैविंग मी, नमस्ते, जय हिंद। नैना, यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ मुझे दाल में काला लगता है, और ओ, या तो पूरी दाल ही काला है। अच्छा। देखिए, जो शांति की बात करा जाता है ना, जो पीस की बात जब करा जाता है ना, मैं अब्राहमिज्म के लेंस से अगर इसको एनालाइज करूँ, हम्म। ये पीस इज नेवर गोइंग टू बी देयर। हम्म। ये पीस है ही नहीं, इनका गोल भी नहीं है ना, उनका प्रोसेस है। हम्म। इसको टूल के जैसे यूज करा जाता है। इसको वर्ड इज यूज्ड लाइक हॉट पोटैटो जैसा यूज करते हो वो हम्म। लोगों को बुद्ध बनाने के लिए। हम्म। बट मीन वाइल पीस के मामले में मुझे लगता है ये डेफिनेटली जो कदम है यहाँ पे, जो इंटरनली दिखाया जा रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के हाथ में है अभी प्रपोजल ट्रम्प को अप्रूव करनी है। कल की बयान है लिटरली। आप सुनेंगे तो हमारी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो बार बार बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज डन बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प, ही इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। इसका मतलब है वो क्रेडिट किसी को नहीं जाने वाला है, वो खुद लेने वाला है। वो हम्म। पहले जैसे वैंस को भेजा गया था पाकिस्तान में, तब भी लगा था कि वो ऑब्वियसली डील नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प किसी को क्रेडिट दे ही नहीं सकते। ये ट्रम्प की है, ये ही नैरेटिव यहाँ पे चलाया जा रहा है। हम्म। और एट द एंड ऑफ द डे अगर 60 डेज की सीज फायर भी है, आप मुझे बताइए, पिछला जो सीज फायर की ढोंग करा गया था उसमें स्ट्राइकिंग बंद हुई क्या? नहीं ना। हम्म। हम्म। तो इवन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से डिफेंसिव स्ट्राइक बोल के वो ईरान के ऊपर अटैक किया है, और लेबनान में अभी भी बॉम्बिंग जारी हो रही है। तो द पॉइंट ऑफ द पीस इज सो फार्स टू मी। हम्म। इट्स सच ए फेक कॉन्सेप्ट इन द इब्राहिमिज्म स्टैंड पॉइंट और आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। और हम्म। ऊपर से आप मुझे बताइए, अगर वो लोग पीस करें तो पीस को क्या मतलब है? हम्म। आप क्या क्या डील में लगा रहे हैं? हम्म। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, ये पहले भी था। अभी हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसमें ऐड कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले था ही नहीं। हम्म। तो आपने बॉम्बिंग से पहले जो खुला हुआ था, दैट ऑल्सो बिकेम पार्ट ऑफ योर निगोशिएशन हम्म। टूल राइट नाउ। अब उनको टोल नहीं लेना, उनको कैसे क्या करना, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो लोग अप्रूवल लेंगे, आपको लगता है? ईरान जैसे कंट्री ब्रिलियंटली दे स्टूड, एंड किस कंट्री के उन्होंने लिटरली आंख दिखाई? छोटे मोटे कंट्री थोड़ी है, हम्म। मिलिट्रीली सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, हम्म। उनको आंख दिखाई। छोटे सो दिस इज नॉट ईरान वर्सेस XYZ, दिस इज ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुका है। हम्म। अमेरिका की जो ये डिफीट है, डिफीट को अभी विन के जैसा दिखा के, जीत के जैसा दिखा के हम्म। ट्रम्प के हाथ में लेके दिखा रहा है कि हम ट्रम्प का अप्रूवल का जरूरी है। ईरान क्या ट्रम्प के अप्रूवल के लिए बैठे हुए हैं, आपको लगता है? हम्म।
आपको लगता है हरमुज दे ठीक है। देंगे? कल की बात है, ओमान के ऊपर उन्होंने बोला कि ओमान को बिहेव करना चाहिए, नहीं तो बॉम्बिंग होने वाला है। और एक बेसिकली अनदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री के ऊपर आपने ऐसे बात कर दी। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट ए, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट ए लीडर, ठीक है, ही इज यानी नॉट कि आल्सो अभी तो ऐसा लग पॉलिटिशियन, रहा है वो अगर ऐसा है तो बिजनेसमैन। ये कॉल भी लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आते हैं फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये परिस्थिति है। सुशील पठानिया जी, लेकिन बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए, इस बात को लेकर भले ही वजह चाहे जो भी हो, कॉल किसी का भी हो, लेकिन जो एक बड़ी आशंका पूर्णिमा नाजी जता रही है कि भाई ये जब बहुत ज्यादा मीठा मीठा करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे बड़ी तैयारी और रणनीति होती है। तो ये जो 60 दिन की आपको त्वरित राहत नजर आ रही है, ये सीजफायर कोई सक्सेस होता हुआ नजर आता है या बड़ी तैयारी कुछ है? देखिए नैना जी, ये जो हम बात करते हैं फ्रेजाइल पीस जो है वहां पे अभी जो चल रही है, और पीस के अंदर ही अभी पिछले हफ्ते भी इन्होंने 2 बार ईरान के ऊपर अटैक किया है। इसराइल जो है लेबनान में लगातार अटैक जारी रखे हुए है। देखिए कोई भी देश जब वॉर की सिचुएशन में जाता है तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं, जो ईरान भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसमें मेनली जो आपके इंटरेस्ट निकल के आते हैं वो होते हैं स्ट्रेटेजिकल। उसके बाद इकोनॉमी इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द वॉर। इसके अंदर आपकी वेपन लॉबी आ जाती है, एंड देन योर पावर टू इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जो इस समय यूएसए कर रहा है। अभी हम ईरान को महान बताना शुरू कर दें, इस समय सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे? सिचुएशन ये है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो ईरान के कब्जे में है। उसको ब्लॉक करने के लिए इनका नेवल ब्लॉकेट जो है गल्फ ऑफ ओमान में लगा हुआ है। 3 महीने से ज्यादा लड़ाई हो चुकी है। ईरान के अंदर ना शिप आ सकते हैं ना जा सकते हैं। उनकी जो रिजर्व स्टॉकिंग होगी वो किस हद तक डिप्लीटेड होगी, नोबडी नोज अबाउट इट, बट इट मस्ट बी वेरी वेरी बैड। जब आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगा, आपको एसेंशियल आइटम्स नहीं मिलेंगी, आप कितनी देर रोक सकते हैं? और ईरान का जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक आता है, वो जो खाड़ी वाले देश है उनके ऊपर अटैक कर देता है। कुवैत पे अभी अटैक कर दिया था कि अमेरिकन बेसेस है वहां, जबकि अमेरिकन बेसेस जो है खाली हो चुकी है। ये लोग भी होटल से ऑपरेट कर रहे हैं और काफी नुकसान हुआ है वहां पे यूएसए को, उसकी इमेज को भी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी दूसरी बार ये है कि क्या पिछले 90 दिन के अंदर इस समय जो बात चलती थी कि यूएसए का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अराउंड 1 बिलियन एवरी डे, उनका टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक 25 बिलियन का हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत यूज किया अभी तक? ख्याल में नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि उनको पता है कि इस समय पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, और ईरान ने होल स्टेट को ब्लॉक करके ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जितने भी कंट्रीज हैं, जिसमें एशियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी आ जाती हैं, उनको उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और उसका दूसरा जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो है गल्फ कंट्रीज, और उसके अंदर वो मिसाइल लगातार दागे जा रहा है। यूएई इज द वर्स्ट सफरर। तो अभी हम ये बोलते हैं जी कि ईरान की जीत हो गई है, आई डोंट एग्री विद दैट। देखिए, और इस समय अगर सपोज मान लीजिए इस समय अगर नेवल ब्लॉकेट अमेरिका हटा देता है, हॉर्मज स्ट्रेट जो है वो ईरान के पास रहती है, न्यूक्लियर परसूट का वो ईरान नहीं मानता है, अपने एनरिच यूरेनियम को नहीं मानता है, अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना नहीं मानता है, तो देन वी कैन से दैट ईरान इज अ ग्रेट कंट्री एंड दे हैव वन। बट लेट मी टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जी जी, अल्टीमेटली ईरान हैज टू गो डाउन। और ये बड़ा क्लियर है कि जिस तरीके से उन्होंने ये 60 दिन के अंदर जो विंडो दी है, उसके अंदर 30 दिन उन्होंने ईरान को बोल दिया कि आप अपनी जो हॉर्मज स्ट्रेट है उसको खोलिए, उसके अंदर आपने जितनी जो माइन लगाई है उसको क्लियर कीजिए। और अमेरिका तब तक नहीं मानेगा जब तक किसी किस्म का रिकंसिलिएशन ईरान नहीं करेगा अबाउट इट्स न्यूक्लियर परसूट। उसके बाद प्रॉक्सी के बारे में शायद वो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे। अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक के ऊपर जो उनका ऑब्जेक्शन है वो उसको शायद वो ज्यादा परस्यू नहीं करेंगे। हॉर्मज स्ट्रेट को वो खुलवाएंगे, और एनरिच यूरेनियम का वो जो पॉइंट है कि आप यूएसए को हैंडओवर करें, शायद रशिया कहता है जी मैं ढिलूंगा उसको। तो इस समय जब वो सिचुएशन आएगी देन वी कैन कॉल इट ए स्टेलमेट। नो कंट्री इज अ विनर, बट इफ यू रियली सी व्हाट अमेरिका हैज प्रूव्ड, दे हैव प्रूव्ड दे आर ओनली सुपर पावर। और इस समय अगर ईरान टिका हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और रशिया उसके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, और उसको वो वेपन भी दे रहे हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है सर अभी ये एक बड़ी प्लानिंग जरूर नजर आती है। देखिए ना, क्योंकि अभी आप जो बात कर रहे थे सुशील जी, उसके अलावा मुझे लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड को लेकर उन्होंने ये कोशिश की कि भाई मैं मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एक ऐसा व्यक्ति हूँ या फिर मैं सुपर पावर हूँ, मेरी बात हर कोई मानेगा। चाहे बात मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेजने को लेकर बड़ा झटका हो, नाटोस की तरफ से झटका हो, या फिर अब्राहम अकॉर्ड को लेकर भी अभी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं। तो रोहित शर्मा जी, क्या ये एक तरह से वो टाइम बाउ ऐसा करता हुआ नजर आता है क्या? ये जो पूरी रणनीति है, ये सीज फायर भी प्लान्ड सीज फायर है, क्योंकि अगर सीज फायर करना होता, यही रणनीति होती, वो तो बहुत पहले से की जा सकती थी। फिर धमकाना, ये बार बार बातचीत के जरिए ये कहा जाए चैनल क्रिएट करना, दबाव और ये धमकी देना कि भाई हम उड़ा देंगे, आखिरी मौका आखिरी मौका। देखिए, आखिरी मौका और दूसरी चीजें, ये आखिरी मौके कई बार तो दे चुके हैं, और इजराइल जो है उसको रिकॉग्निशन कोई देने के मूड में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है फॉरेन मिनिस्ट्री का, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, बातचीत करेंगे मार्को रूबियो से, अब्राहम अकॉर्ड्स पे भी बात होगी। तो फैक्ट इज कि ईरान ने एक चीज तो दिखा दी कि भाई आप उनसे लड़के नहीं जीत सकते, कुछ भी कर देते, और ये बात सामने वाले को भी समझ में आ गई है कि उससे लड़के नहीं जीत सकते। अभी थोड़ी देर पहले तो चीनोक उड़े हैं, चीनोक हेलीकॉप्टर्स उड़े हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तकरीबन जब से सीज फायर चल रही है तब से वेपन्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो बढ़ा, कम नहीं हुआ, और ईरान भी अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है। अभी हाल में कल की बात है, परसों की बात है, या एक मिसाइल फायर हुई थी ईरान की ओर, तो ईरान ने एक मिसाइल उल्टा मारी थी। तो ईरान ने यह दिखाया कि भाई आप कुछ भी करोगे, रिटेलिएशन आएगा हमारा। इसका फायदा ये है कि इसका ईरान को, चाइना को फायदा ये है कि ये वॉर जितने दिन लंबी चलती है या सीज फायर खत्म हो फिर वॉर शुरू हो, जो भी, उससे यूक्रेन को हथियार नहीं मिलेंगे। तो इसमें घुसना कौन चाहता है? इस वॉर में कौन चाह रहा है कि ये वॉर चले? प्रैक्टिकली सारे चाह रहे हैं। अमेरिका भी चाह रहा है, इजराइल सबसे ज्यादा चाह रहा है, चाइना सबसे ज्यादा चाह रहा है, और रशिया सबसे ज्यादा चाह रहा है कि ये वॉर चले। पीस आएगी भी तो सब अपने हथियार फिर बढ़ाएंगे, फिर लड़ेंगे। और सऊदी अच्छी तरह से पता है कि ईरान एक घायल शहर है, आज नहीं तो कल फिर लड़ेगा। तो इसमें पीस कहीं मुझे दिख नहीं रही जब तक एक डिसाइसिव विक्ट्री सबके सामने ना आ जाए। और जहां तक बात यह है कि ये अभी मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि सोर्सेस, पाकिस्तानी सोर्सेस बता रहे हैं कि दोनों के दोनों, ईरान और अमेरिका दोनों के दोनों मेमोरेंडम साइन करने इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है, ईरान कहता है हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करते, तुमने तो अपनी आर्मी भेजी हुई सऊदी के पास। तो मिसट्रस्ट के माहौल में ये जो सामने खबरें आ रही हैं, इसमें सिर्फ एक चीज पता लगती है कि ईरान को खत्म किए बिना कुछ कोई डिटेल नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है इस वॉर से फायदा किसको है बहुत क्लियर होगा। जितने हथियार यूज हुए सारे अमेरिका के यूज हुए, अब दोबारा खरीदे जाएंगे तो भी अमेरिका से खरीदे जाएंगे। तेल नहीं निकल रहा स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से, तो तेल अमेरिका का खरीदा जा रहा है। तो अमेरिका के हाथ में तो डॉलर है ना, अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा है। खासतौर से ये जो सीज फायर की जो शर्तें हैं, हमें उसे भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। देखिए ना, दोनों ही तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए सहमति दिखाई, जो अभी तक ये कहता रहा कि भाई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा है। अमेरिका भी कह रहे कि ठीक है, कुछ प्रतिबंधों पर हम ढील दे देंगे और फंड भी जारी कर देंगे। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्या दोनों की तरफ से? ये क्वेश्चन हम जी जी जी, हाँ जी, आप क्योंकि वही बात कर रहे थे जी। मेरी बात ये है कि दोनों, भाई ईरान बोल रहा है मैं बातचीत करूंगा न्यूक्लियर, अपने न्यूक्लियर एसेट्स पे। बातचीत करने का मतलब क्या है? क्या वो उन्हें देने जा रहा है? नहीं, इसके सामने हिस्ट्री है हमारे सामने। ठीक है, सद्दाम हुसैन के ऊपर पहले उसके ऊपर प्रेशर डाला कि अपने केमिकल वेपन्स खत्म कीजिए, अपने बायोलॉजिकल वेपन्स खत्म कीजिए। जब उसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर तो कभी था नहीं उसका, जब उसके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खत्म हुए तब अटैक किया गया। उससे पहले भी हमने ये बात हमने लीबिया पे भी देखी, ये बात हमने सबके देखी। पहले उनके वो वेपन्स खत्म किए जाते हैं जिनसे वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा पाए, और फिर उसके बाद उनके ऊपर हमला किया जाता है। क्या ये हिस्ट्री ईरान को नहीं पता? जब मुझे पता है तो ईरान को भी पता होगा। ईरान कभी नहीं देगा,
और ईरान सच्चाई में सिर्फ एक काम करेगा, इन सब से सबको दिखाता रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन मेरे हाथ में आ सकता है, मैं कभी भी बना सकता हूँ, और हो सकता है वो बना भी ले। अभी प्रेशर में है, 5 साल बाद उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तब बनाएगा वो छोड़ेगा नहीं। उसे पता है मैं अकेला यहाँ पे हूँ और मेरे चारों ओर जितने भी सुन्नी कंट्रीज हैं सब मेरे खिलाफ हैं, इजराइल भी खिलाफ है, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर चुका है, वो IOC OIC जो है वो कोलैप्स कर चुकी है। क्यों कोलैप्स कर चुकी है? क्योंकि UAE पहुंच गए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो ये कि मुसलमान हैं हमें बचाओ, हमें बचाएंगे, दिस थ्योरी इज इनवैलिड नाउ। तो सारे के सारे लड़ ही रहे थे आपस में, और अगर ईरान वॉर नहीं थी तो UAE और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ रहे थे। तो ये सोचना कि यहाँ पे ईरान को बचाने कोई आएगा, इम्पॉसिबल। एंड लेट मी रिइटरेट कि ईरान अभी कोई भी मेमोरेंडम साइन कर दे, बाद में फिर ये वॉर में घुसेंगे, आप देख लेना। उसका न्यूक्लियर वेपन जो हटाना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन वो कभी नहीं देगा। आप देखिए ना, हर बार इस वॉर में सबसे बड़ा विनर चाइना सामने आया है। चाइना को कोई पूछता नहीं था जब भी डील होती थी, अब सब चाइना से बात करने का, क्योंकि चाइना बीच में फंसा हुआ है। हाँ, तो सर इसमें देखिए, इसमें तो पर्सनल इंटरेस्ट रहा भी है, बिल्कुल इसमें पर्सनल इंटरेस्ट रहा भी है, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले भी जब खासतौर से मध्यस्थता की बात हो रही थी तो उसमें चाइना ने बड़ा रोल अदा किया। भले ही बड़ा चेहरा बताने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हो कि भाई पाकिस्तान की मध्यस्थता है, लेकिन बातचीत की मेज तक लाने में चाइना की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अच्छा हिमांशी जी, जल्दी से मुझे इस पूरे सीज फायर को लेकर ये जरा बताइएगा कि आखिर इसमें क्या एस्पेक्ट आपको नजर आते हैं? क्या ये माना जाए कि एक सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं, या फिर ये भी सीजफायर उन सीजफायरों की तरह ही नजर आएगा जो कागजों पर तो है लेकिन जमीन या हकीकत में नहीं है? क्योंकि जो बात यहाँ पर अभी रोहित जी ने भी कही कि ठीक है, वादा किया है ना, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, अगर हस्ताक्षर भी कर देगा और दिया तो नहीं है, चाहे बात फ्रीज अमाउंट की बात हो या फिर पैकेज की बात हो, नियत पे ही भरोसा नहीं है फिर तो। जी नैना जी, मैं रोहित जी की बात से 200% अग्री करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने कही है कि हथियार आ रहे हैं या ट्रस्ट डेफिसिट है, ये तो डे 1 से पता है। देखिए, जब ये वार्ता के लिए बैठे भी थे बेंच पे, उससे पहले भी तो न्यूक्लियर पे बात हो रही थी ना। ईरान ने कभी मना नहीं किया था कि हम न्यूक्लियर पे बात नहीं करेंगे। बात फंसी है जब 28 फरवरी को इन्होंने उनके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। और देखिए, जो उनके एंड गोल लेके चले थे उसमें था कि रिजीम चेंज होगी, लेकिन रिजीम चेंज तो आज तक नहीं हुई है। और उसके बाद भी देखिए, अभी क्या किसी को पता है कि वो 440 kg एनरिच यूरेनियम है कहाँ, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो बंदर अब्बास और इधर उधर जो ये बीच बीच में अटैक्स होते हैं, किस लिए होते हैं? बिकॉज चाइना की तरफ से लगातार इनको मिसाइल बनाने का सामान, सॉलिड फ्यूल्स लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो पूरा एक छद्म रचा जा रहा है, ये इसीलिए रचा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक मैक्सिमम प्रेशर डालने की नीति थी, उसकी लिमिटेशंस पूरे वर्ल्ड को पता चल गई कि आपने सैंक्शंस लगाए, अब आप बोल रहे डार्क फ्लीट भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जो भी उनका अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा था, वो सारी चीजें होने के बावजूद भी ईरान खड़ा रहा। और ईरान भी देखिए, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन इकोनॉमिकली इस समय अंदर बहुत क्राइसिस है उसके, क्योंकि लगातार जब चीजें अंदर बाहर नहीं हो पाती हैं तो वहां पर खाद्यान्न का संकट और बाकी चीजें भी पैदा होती हैं। और इसीलिए वो बार बार कह रहा है कि स्विफ्ट जो पेमेंट था, जो बाकी जो उसके फ्रोजन एसेट्स थे, उन सबको डीप फ्रीज करें। क्योंकि देखिए, जब उसका जो तेल कितना, वो लगभग 20 के करीब वो बेच पाता था, लेकिन अब इतने समय से जब 2, 2.5, 3 महीने हो गए हैं, उसका जो ऑयल है वो प्रॉपर तरीके से बाहर जा ही नहीं पा रहा है। तो क्या विदेशी मुद्रा उसको मिल रही होगी यूहान में? उसका अगर उसको, चाइना किसी का दोस्त नहीं है ना, चाइना को भी तो जो उसको सामान देगा उसके लिए बदले में या तो तेल चाहिए या पैसा चाहिए। तो नोबडी इज एनीबडीज फ्रेंड। जियोपॉलिटिक्स में सब मौका परस्त लोग होते हैं। हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की और बाकी चीजों की, लेकिन हर कोई अपने हित साध रहा होता है। अमेरिका भी अगर इस समय शांति की बात कर रहा है तो अमेरिका को समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता तो गिरी रही है, उसके अलावा महंगाई, पूर्णिमा जी बैठी हुई है, वो इस चीज से एग्री करेंगी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन दोनों में इस चीज को लेके बहुत आक्रोश है कि जिस तरह की नीतियों पर ट्रंप चल रहे हैं वो डेफिनेटली अमेरिका के हित में नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में भले ही अमेरिका कितना बड़ा मिलिट्री माइट हो, लेकिन डैमेज तो हो रहा है। देखिए, रेपुटेशनल डैमेज हो गया।
मिलिट्रीली हम मान सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन जिस तरीके से उसकी स्टॉक पाइल्स डिप्लीट हुई हैं, वो उसको रिकूप करने में एक लंबा समय लगेगा और उसके अलावा पैसा भी लगेगा। तो जैसा हम सबको पता है कि देखिए, मिडिल ईस्ट हैज ऑलवेज बीन अ बॉइलिंग पॉट, वहां कभी स्थायी शांति नहीं रही है। इसीलिए ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चतुराई से अब्राहम अकॉर्ड को इसमें फंसाया है, क्योंकि उनको पता था कि कोई ना कोई इस चीज पे बिदक जाएगा। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ है कि वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि रोजे पढ़ने आए, सॉरी, नमाज पढ़ने आए थे, रोजे रखने पड़ गए। तो वो आए तो अटैक करके जाने के लिए थे, लेकिन अब उनको पूरा एक महीना जो उनका फाके चल रहे हैं उसमें वो फंस गए हैं। और ईरान को भी इस समय थोड़ी सांस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो चोक हो रहा है, उसके जो वेल्स हैं ऑयल के, उसमें कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ रहा है। और लगातार अटैक से उसका भी जो बुशर वगैरह पे इन्होंने अटैक किया है, तो उनका जो बुशर का न्यूक्लियर प्लांट है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो चीजें सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें जो सबसे जी, बड़ी जी। जो बात है वो है क्या इजराइल इन सब चीजों के लिए मानेगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। सबसे बड़ा पेच जो है वो इजराइल ने फंसा रखा है। अगर ये सब मान भी जाते हैं, वो फिर से कुछ ना कुछ हमला करके कहीं पे, अभी जैसे उन्होंने कहा है कि 70% गाजा पे हम कब्जा कर लेंगे, तो वो ठीक फिर है। किसी किसी चीज को लेकिन की भावनाएं भड़का देगा, फिर ये वापस आ जाएंगे। तो स्थायी शांति मुझे, नैना जी, नहीं लगती है। अभी तो स्थायी शांति की उम्मीद जरूर है, लेकिन ये बेमानी सी नजर आती है। वेल, ईरान मामलों के जानकार मौलाना नाजिम अशरफी जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अशरफी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मौलाना नाजिम जी, मुझे जरा बताइए कि आखिर क्या वो बड़ी बातें ऐसी रही जो ईरान अब अमेरिका को को मरने मारने पर बात उतर आया, इजराइल को खत्म करने पर उतारू था। अमेरिका लगातार बड़े हमले कर रहा था, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 48 घंटों की अगर बात करें तो बड़ी तस्वीर देखी। अब ये बड़ा ट्रांजिशन, शांति की बातें मीठी मीठी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैं एक बात यहाँ बड़ी स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। वो एक बड़ी कहावत है, मरता क्या ना करता वाली कंडीशन है। फिर दूसरी बात, ईरान ये जानता है कि अगर हम जितना भागेंगे उतना कोई हमको भगाएगा, जितना हम दौड़ेंगे इतना दौड़ाएगा। ये तो मरता क्या ना करता, ये अमेरिका के लिए बोल रही है या ईरान के लिए? नहीं, अभी तो ये मैं गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। फिलहाल ईरान के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ईरान ने ये शब्द, ये अल्फाज इसलिए मैंने इस्तेमाल यहाँ पर किया क्योंकि मुकम्मल तौर पर ईरान हमेशा मना ही करता रहा कि मेरे पास जो है वो हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे हैं। मगर अमेरिका लगातार उस पर बहुतान कसता रहा, अमेरिका बराबर उसको कहता रहा। अच्छा, ये सारे लोगों के पास अगर परमाणु है, सारे लोगों के पास एटम बॉम्ब है, तो मतलब ईरान क्यों नहीं बना सकता? चलिए, एक अलग विषय है, ये एक अलग मौजू हो गया। बहरहाल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हर सूरत से आपको अगर कोई चोर कहने लग जाए और आप पूरी तरीके से बिल्कुल निर्दोष हैं, आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ सुथरे हैं, आप कितनी बार उसको कहेंगे मैं चोर नहीं हूं, फिर आखिर आप कुछ ना कुछ तो काउंटर उसके ऊपर करेंगे ही ना। और एक चीज मैं बताऊं, ईरान जो फीलिंग्स फुल कंट्रीज है, ईरान या गल्फ कंट्रीज में ईरान थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर जो फीलिंग्स है ना, जो एक रिलीजियस जो फीलिंग्स होती है वो थोड़ा स्ट्रांग है। वो कहीं ना कहीं, अब आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है और डॉक्टर बहुत सी चीजों को नो सॉरी बोल देते हैं, नो सॉरी सॉरी हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमने बहुत सी मूवीज में देखा है एक फीलिंग्स कोई निकल के आती है अंदर से, और वो फीलिंग कहीं ना कहीं वो रिलीजियस हो सकती है, गॉड लेवल हो सकती है, या अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, अदरवाइज जो भी है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती है और वो उसके काम में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, दुनिया, ये जो दुनिया है, ये जो आलम है, पूरा आलम जो है जिसको हम दुनिया कहते हैं, संसार, वो कहीं ना कहीं किसी फीलिंग्स के ऊपर टिका हुआ है। और हद जो पार हो गई, अमेरिका की दादागिरी जो थी वो हद से ज्यादा बढ़ रही थी। अमेरिका बार बार समझाने पे भी नहीं मान रहा था, वो उसको इराक समझ रहा था। इराक और ईरान में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान जैसा फर्क है, और ईरान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बड़ी वैसी वाली चाल चलता है, धोखे वाली चाल चलता है। इसे जब लगता है ना मैं दब गया, तो कभी पाकिस्तान से बात करता है, कभी किसी से भी, अदरवाइज ओवरऑल कंट्रीज, इंडिया से भी बात करने की फिराक में वो लगा रहता है कि भैया बात कर लो ईरान से, और मैं अभी जो सीज फायर करने के लिए तैयार हूं, या हमारी जो पंचायत करवा दीजिए, आप बैठ कर मामले शॉर्ट आउट करवा दीजिए जो मैटर है। लेकिन फिर अगर उसको मौका मिलेगा तो फिर वार करेगा, फिर मौका मिलेगा फिर वार करेगा। इसीलिए ईरान ने ये सोच के रखा हुआ कि चलो इसको आपकी बार आर पार कर लेते।
ठीक है, लेकिन बाकी अन्य देशों से जो बड़ी एक दुश्मनी पाल रखी है वो भी तो सोचने वाली बात है। अच्छा, मैं जल्दी से एक बार सुशील जी आप ही से इस बात को कंटिन्यू चाहूंगी, जवाब दीजिएगा। अभी 48 घंटे हुए होंगे, बंदर अब्बास हो या फिर हॉर्मुज के आसपास हो, वहां पर हमने देखे किस रूप में धमाके हुए, हमले हुए और बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। ईरान भी डरा नहीं, ईरान ने कुवैत में, मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में अमेरिकी बेसिस को निशाना बना दिया। तो ये किस तरह का सीज फायर है कि पहले जोरदार प्रहार करो, आंखें दिखाओ और उसके बाद में एकदम शांत हो जाओ? देखिए नैना जी, एक आजकल एक टर्म यूज होती है जब हम वॉर की बात करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर आपके जो साइकोलॉजिकल वॉर आ जाता है, साइबर वॉर आ जाता है, पॉलिटिकल आपके नरेशन आ जाते हैं, डिप्लोमेटिक नरेशन आ जाते हैं, मिलिट्री रिस्पॉन्स आ जाते हैं, तो ये सारा उसका एक कॉम्बिनेशन है। मेरे को कुछ ही चीजें मैं आपसे भी थोड़ा अपनी राय दूंगा। देखिए अमेरिका का इट वाज नेवर ए एम टू गो फॉर ए रेजिम चेंज। आप ग्राउंड इन्वेजन के बगैर, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि विदाउट ग्राउंड इन्वेजन यू यूज द एयर पावर एंड मिसाइल पावर्स एंड ड्रोन पावर एंड यू थिंक ए कंट्री विच इज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 9 करोड़ आप रिजीम चेंज कर पाएंगे? दिस वाज नेवर ए प्लान। नंबर 2, अभी हम बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड की। दैट इज अ डाइवर्जन, एक डिस्ट्रैक्शन है जो अमेरिका ने डाला है, जिसके अंदर वो कहता है कि ईरान भी उसको करे, तो उसको भूल जाइए। और इस समय जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है नैना जी कि इनकी जो नेवी है वो तबाह हो चुकी है, इनकी एयरफोर्स जो है वो तबाह हो चुकी है, इनकी जो आईआरजीसी है उसके ऊपर वो बटे हुए हैं, अलग अलग प्रोविंस में है, कोई सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। इनकी जो सुप्रीम लीडर है वो कहां पर है, किस हालत में है, नोबडी नोज। हु इज टेकिंग द कॉल, हु इज इंडल्जिंग इन दिस नेगोशिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर यूएस से ट्रम्प बोल रहा है कि हम जो है इसके ऊपर सोच विचार करेंगे अभी, दैट मीन ईरान कहीं ना कहीं तो अप्रूव कर चुका है ना वो, एंड दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ ट्रम्प। तो एक देश जो उस हालत में पहुंच चुका है जहां पे उसको डेली जो ब्लॉकेट लगा हुआ है नेवल का, उसके अंदर वो $500 मिलियन ईरान इज लूजिंग एवरी डे। तो ये कहना कि हम ये बहुत बड़े सूरमा हैं, हम सह लेंगे, हम बड़े कुर्बानी में विश्वास रखते हैं, दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स, नैरेटिव्स। अंदर की सिचुएशन नोबडी नोज, इनपुट किसी के पास नहीं है, वहां पे आयरन कर्टन है, नो न्यूज इज कमिंग फोर्थ। चाइना एंड रशिया दे आर गोइंग बिग वे टू सपोर्ट हिम, दैट्स व्हाई। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जब 3-4 चीजें ईरान नहीं मानेगा और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इस समय कमजोर कौन हो रहा है? ईरान ना। यूएसए के 10 एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाते हैं, 50 ड्रोन खत्म हो जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सुशील जी एक और बात तो ये कही जाती है कि अमेरिका के पास में ये कहा जाए कि खोने के लिए बहुत कुछ है। ईरान तो पहले ही लुटा पिटा है, वो तो पहले ही बड़ा एक तरह से खराब रहा, लेकिन इसने अपनी इस जो वॉर के टाइम पे उसने अगर अमेरिका को अपने सेकंड थॉट पर विचार करने पर एक तरह से अगर मजबूर किया, तो यहाँ पर तो मजबूत ईरान नजर आता है। और ईरान के साथ में चाइना का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है। मैं गलत हूँ क्या सुशील जी? इसी बात को पूरा कीजिएगा। जी 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 जी, इसी बात को जरा जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। ईरान जो है उसको भी पता है कि मैं जीत नहीं सकता राइट फ्रॉम द डे वन, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन इन द कंबाइंड माइट ऑफ मिलिट्री एज पर इजराइल एंड यूएसए आर कंसर्न। ईरान नोज इट वेरी वेल। बट अभी उनके पास ऑप्शन क्या है? उन्होंने अपने 2 स्ट्रेटेजिकल वेपन यूज किए हैं, एक तो टू अटैक द गल्फ कंट्रीज इन द गाब की अमेरिकन बेसेस है वहां पे, और दूसरा उन्होंने हॉर्मस स्ट्रेट जो है ब्लॉक कर दिया, जो अभी बड़ा रेलेवेंट इशू बन गया है। ठीक है, बिकॉज हॉर्मस स्ट्रेट की जो रेलेवेंसी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, मैं इसी का ही जवाब पूर्णिमा नाथ जी से एक बार ले लेती हूँ। पूर्णिमा नाथ जी, ये जो पूरा सीज फायर की बात है, क्या ये कहा जा रहा है कि ईरान को डगा नहीं पाए, झुका नहीं पाए, इसीलिए खुद अमेरिका बैक स्टेप हुआ? ये विन विन कंडीशन ईरान की है क्या? नैना, आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये जो बयानबाजी करा जाता है ना, अमेरिकन नैरेटिव को प्रमोट करा जाता है, प्रोपगेट करा जाता है, और लिटरली द सेम स्टेटमेंट्स जो ट्रम्प साहब ने किया है, जैसे उनका मिलिट्री खत्म हो गया, उनका नेवी खत्म हो गया, हमारे साहब भी है यहाँ पे बैठ के यही आगे बढ़ा रहा है, ये एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट्स इन हिंदी। आप मुझे बताइए, उनका सब खत्म हो गया तो निगोशिएट,
निगोशिएशन क्यों करना है उनको? हाँ जैसे बिल्कुल। वेनेजुएला में जाके लीडर को उठा के किडनैप करके आके न्यूयॉर्क की कोर्ट में आप सजाएं सुनाए जा रहे हो। आप सिर्फ उनको नहीं, उनकी बीवी को भी उठा के लेके आ गए हो। बिल्कुल। आपके पास इतना मिलिट्री पावर है, आपके पास आप इतने बड़े हो, आप इतने महान हो, आपको किडनैप करना आता है, आपको मारना आता है, आपको स्लॉटर करना आता है, आपकी रिसोर्सेज चुराना आता है, लूट करना आता है, तो आप निगोशिएशन क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। क्यों कर रहे हो? क्या जरूरी है? आप बोल दो आपने जीत गए, तो फिर पहले दिन से तो वही बात हाँ करे जा रहे हो। जब बॉम्बिंग हुआ था फरवरी 28 ईरान निगोशिएट नहीं कर रहे थे। जब 2025 की बॉम्बिंग हुई थी जून में, तब निगोशिएट नहीं कर रहे थे ईरान। ठीक है। तो ये कहना कि ईरान के पास है क्या, वो तो खत्म हो चुका है। अब कौन खड़ा है फिर वहां पे? आपने तो Exactly, पूरे ये बड़ी लीडरशिप को बात है, खत्म कर क्योंकि दिया। यही तो बार बार बात कही जा रही है। अच्छा रोहित जी, जल्दी से मुझे एक बार शॉर्ट रिएक्शन दीजिएगा, यहाँ पे ब्लफ कौन कर रहा है? अमेरिका कहता है हम खत्म कर चुके हैं, ईरान कह रहा है हम मजबूत हो चुके हैं। ईरान जो यूरेनियम प्रोग्राम पर, परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता था, वो बोल रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। अमेरिका जो पहले कहता था भाई हम कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं देंगे, वो कह रहा है हम बात करने को तैयार है। यहाँ पे ब्लफ कौन कर रहा है? एक चीज होती है बाइंग टाइम, दोनों के दोनों साइड्स बाइंग टाइम वाला गेम खेल रही हैं। ब्लफ भी है इसमें, सब कुछ है। कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो हो रहा है यहाँ पे। ईरान जो बोल रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम ये तैयार है, वो तैयार है, वो भी टाइम बाय कर रहा है, यूएस भी टाइम बाय कर रहा है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन, अगर इतनी बुरी हालत में ईरान आ गया होता तो वो घुटने टेक के सब कुछ मान लेता। वो तो नहीं मानने के लिए तैयार है। भाई आप किसी पे हमला कर लीजिए, आप किसी पे जिस तरीके का हमला हुआ है, आप किसी भी कंट्री पे कर लीजिए, छोटे कंट्री पे, तो वो घुटनों पे आकर के बोलेगा हाँ बताओ क्या एग्रीमेंट करना है। तो ये तो नहीं आया उस पे। ये तो बार बार जो एग्रीमेंट का मसौदा हमारी की तरफ से आता है वो ईरान डिक्लाइन करता है, और ईरान की तरफ से जो जाता है वो अमेरिका डिक्लाइन करता है। बाकी सारे कंट्रीज का प्रेशर है कि कहीं ना कहीं यार ये हार्मोज तो खुल, तेल तो है। अब अमेरिका को वो बंद हार्मोज में असली कमाई है, तेल अब अमेरिका का बिक रहा है। सऊदी अरेबिया, आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी एकदम क्लोज कर दिया न्यूयॉर्क सिटी को। इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्यों उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने शुरू कर दिए। और सर मुझे लग रहा है, और एक और बड़ी बात है ना कि चारों तरफ से तो दबाव बन ही गया। मिडिल ईस्ट के इस तनाव का मिड टर्म इलेक्शन पर इम्पैक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर गए, उन्होंने चाइना से भी एक तरह से बड़ी निराशा हाथ लगी, तो उनको ये लग रहा होगा कि भाई अब मैं अपने हिसाब से डील कर लूँ, टाइम बाय कर लूँ, भले सीज फायर के बहाने, तभी कुछ शायद होगा। वेल, बड़ी उम्मीद तो है कुल मिलाकर ये, हम बस क्योंकि दुनिया उम्मीद पर कायम है, हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि ये सीज फायर, फ्रेजाइल सीज फायर बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।